चलिए क्लास को जो है मैंने रिकॉर्डिंग पर भी डाल दिया है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है और लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू mx। हाँ जी, पहले थोड़ा सा सोच के बता सकते हो क्या ये लाइन ओरिजिन से जाएगी या नहीं जाएगी? क्या लग रहा है आप इस लाइन को देखते हुए कुछ आइडिया बता सकते हो कि लाइन ओरिजिन से जाएगी या नहीं जाएगी? यस सर, जाएगी। क्योंकि x 0 है तो y भी क्या हो जाएगा 0, और जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ध्यान रखना, सपोज पर यही इक्वेशन ऐसे होती, मान के चलिए m अपॉन एक्स करके होती, तो x बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ता है तो y की वैल्यू कम होती चली जाती है ना। मगर यहाँ x और y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू भी बढ़ने वाली है। तो इसमें देखिए कॉमन सेंस बहुत काम करते हैं ना, वरना आपको बहुत टाइम लग जाएगा एक फिगर बनाने में ही। तो ये कॉमन सेंस ये काम कर रहा है कि लाइन ओरिजिन से जाएगी और जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि x और y हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात आ रही है हमें बाउंड्री निकालने की। तो मैं समझता हूँ इसमें अब कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। मैं इसको ब्लू पेन से जो शेडेड कर रहा हूँ, ये हमारा बाउंडेड एरिया है। इन दोनों कर्व से ये हमें निकालना है। हाँ, ये विशेष बता सकते हो आप क्या करने वाले हैं? मैं समझता हूँ यहाँ तक तो बात क्लियर होगी आपको। सर, एक ट्रायंगल की लाइन खींच के सबसे पहले वो बिल्कुल सही है कि यहाँ लाइन खींचेंगे और ये लाइन ध्यान रखना सर्कल के ये रूप कैसे में। निकलेगा। ये लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ से यहाँ तक रूफ किसकी काम करेगी पहले? सर्कल मतलब वो पैराबोला पैराबोला है के ना। और फिर यहाँ से यहाँ तक रूफ किसकी काम करेगी? लाइन की ट्रायंगल। करेगी। और उस एरिया को हम माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की कंडीशन लगी होती है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं इसके। जैसे सर्किल का एरिया निकलवा रहा है, सर्किल का एरिया जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऐसे भी कई बार आपको लगेगा कि हम जब इतनी जल्दी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं तो हम इतना लेंदी प्रोसेस क्यों अपना रहे हैं। और उसमें कंडीशन है यूजिंग ए वाई, जैसे हमने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर वर्टिसेस दे रखे हैं, तो आप जानते हो 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 से हम एरिया निकाल सकते हैं। आंसर वही आने वाला है, बट यूजिंग ए वाई यानी कि उसकी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना नहीं है ना। खैर, अब बात आ रही है इन दोनों को सोल्व करके उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का, जो ये वाला पॉइंट बनेगा है ना। तो y की वैल्यू क्या लगा देते हैं यहाँ पर, mx। जैसे ही मैं mx लगाऊंगा तो mx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4ax। यानी कि हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। x से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4a अपॉन m स्क्वायर। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है। सपोज करो x की वैल्यू 2 होती, मान के चलिए, तो हम एक्स पे कितना चले होते, 2 चले होते, जब भी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 आया होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, 4a बटे एम स्क्वायर। ये बात बहुत क्लियर होगी। अब क्या करने वाले हैं, 0 से लेकर के 4a अपॉन एम स्क्वायर, लिमिट एक्स एक्सिस पे है तो फॉर्मूला वाई डी एक्सिस का इस्तेमाल होगा, माइनस 0 से लेकर के 4a बटे एम स्क्वायर और यहाँ से वाई डी एक्स। वहीं पहले बताएंगे ना, पहले वाला y जो है किससे एडजस्ट होगा, प्रूफ किसके लिए लेंगे हम पहले, यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस भी किया था, पैराबोला की। p। हाँ, p इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर पैराबोला को, और यहाँ l लिख दो या लाइन लिख दो। इंडिकेशन हो गया कि y की वैल्यू एडजस्ट होगी लाइन की हेल्प से। यहाँ पे आकर के मैं छोड़ूंगा क्योंकि अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सको। इंटीग्रल बहुत आसान लेवल का है, डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं, कोई आपको ज्यादा दिमाग इसमें इंटीग्रल में नहीं लगाना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो वो भी नहीं लगानी है। तो क्वेश्चन बस फिगर को ही समझने का काम है इसमें ए वाई में, बाकी जो भी कुछ करना है वो बहुत ईजी है। पहले वाई एडजस्ट हो रहा है पैराबोला से, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4ax और dx माइनस 0 से लेकर के 4a बटे एम स्क्वायर। वाई की वैल्यू लाइन से एडजस्ट होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, mx इंटू डी एक्स। हाँ यार, अब बताओगे इसका इंटीग्रल करने के लिए क्या करने वाला हूँ मैं अब? सर आप किसी सर, से टू नहीं रूट लेते। ए कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। 2 अंडर रूट ए को पहले हमें यहाँ से ले लूंगा कॉमन, क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट है। एक मिनट, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, वीडियो में क्या हो
अब शायद क्लियर है ना, बीच में क्यों ब्रेक आ जाता है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे थे, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ, मतलब यहाँ पे जो हम करेंगे, तो 2√a कॉमन 0 से लेकर के 4a/m² √x है, तो मतलब क्या हो गया, x की पावर 1/2 dx माइनस 0 से लेके 4a/m², m मैंने बाहर ले लिया और यहाँ हो जाएगा x dx। हाँ जी, विशेष बताएंगे इसका √x का इंटीग्रल क्या होने वाला है ओरली, x की पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या सर लिखने वाला हूँ। 2/3 सर इंटू 2 एक्स की पावर 3/2। हाँ, आप विशेष बोलेंगे एक बार जरा। सर उसका 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 हाँ, और यहाँ x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x²/2। बस ठीक है, और c नहीं लगाते क्योंकि डेफिनेट निकल है। छोड़ दो इसे होमवर्क में यहाँ पे, है ना। तो यस सिंपल सर। पर सॉल्व करना है ना, कल ही ना, कोई भी दिक्कत है बता देना, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर फोकस करते हैं। ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड, यानी कि 4y = 3x², और जो लाइन है वो है हमारे पास 2y = 3x और प्लस का 12। मेन, फिर बार बार रिपीट करता हूँ अपनी बात को, इसमें मेन फिगर ही है समझना, बाकी जो कुछ करना है वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, मतलब एक एक प्रोसेस है, बस वो चलते आना है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, बताएंगे ना, ये किसकी शेप है, किसकी इक्वेशन है ये। सर लाइन की। पैराबोला। हाँ, ये पैराबोला की अच्छा है। सर ऊपर वाली। हाँ, ऊपर वाली पैराबोला, नीचे वाली लाइन है। अब बताओ पैराबोला कौन सा वाला है। अपवर्ड। हाँ, अपवर्ड वाला पैराबोला है। अब अपवर्ड वाला पैराबोला है, तो क्या ये पैराबोला 0 0 से जाएगा नहीं जाएगा, देखो ये भी क्वेश्चन पर डिपेंड कर जाता है। वैसे सीबीएसई बोर्ड कह रही सर है कि ज्यादा जाएगा ये वाला। हाँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, मगर ऐसा भी हो जाता है। और मैं आपको यहीं पर ही दिखाऊं अपनी बुक में, तो ये जो एग्जाम्पल आपको शायद दिखाई दे रहा हो, इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 नहीं है ना। 11th में हम सारे केस 0 0 वाले ही पढ़ते हैं, तो एक आदत पड़ गई होती है हमें करने के, कि हम पैराबोला को हमेशा ओरिजिन से ही पास करते हुए बनाते हैं। और आप यहाँ देखोगे y = x² + 1, अरे x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 1 आने वाली है। अपनी बुक में देख सकते हो, या यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि y = x² + 1 है। एक स्क्वायर है, एक बिना स्क्वायर के है, तो पैराबोला की क्वेश्चन तो है ये, मगर इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा क्योंकि अगर y = x² + 1 में मैं x लगाने वाला हूँ तो y की वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो इसका इसलिए वर्टेक्स क्या हो गया, 0, 1 हो गया। इसलिए हम कहते हैं इसको 0 0 पहले एक बार रख करके चेक भी कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका वर्टेक्स 0 0 ही ना हो, आपकी सारा कुछ सब कुछ गलत हो जाएगा, है ना। फिर फिगर ही गलत हो गई तो फिर तो बाउंडेड एरिया भी गलत निकलेगा, सब कुछ ही गलत हो जाएगा फिर। ये पैराबोला है, ये आपने सही अंडरस्टैंड किया, ये भी आपने अंदाजा लगा लिया रख करके 0 0 कि ये पैराबोला ऊपर वाला ही है, तो इसलिए इस पैराबोला को ने ओरिजिन से पास करते हुए बना दिया। अब बात आ रही है लाइन की। अब देखिए भाई, सीधी सी बात है, हमें थोड़ा जल्दी काम करना है क्योंकि हमें एक आइडिया तो लेना है कि लाइन कैसे जाएगी। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अरे x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। अगर मैं y की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, -4 आने वाली है। तो अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -4 होगी, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 होगी। अब ये बात शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, अंदाज से ले रहा हूँ, ये -4, 0 यहाँ रहा होगा कहीं पॉइंट, और 0, 6 कहीं पॉइंट अंदाज से ले रहा हूँ यहाँ रहा होगा। यानी कि लाइन जो जाने वाली है वो ऐसे जाने वाली है, इस पैराबोला को थोड़ा सा और ऊपर उठा दो क्योंकि पैराबोला तो इनफाइनाइट तक ऊपर जाने वाला है। बात आ रही है बाउंडेड एरिया की, इसमें कंडीशन देख लेते हैं, और कोई कंडीशन नहीं है। लाइन और पैराबोला से बाउंडेड एरिया चाहिए। हाँ जी, बताएंगे यार कौन सा एरिया हो गया। सर ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला हिस्सा, ये जो ये है। पूरा, है ना, ये पूरा जो है, ये पूरा एरिया हो गया लाइन और पैराबोला से बाउंडेड एरिया। मगर ध्यान रखना, ये लाइन टेढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं कर सकते। सपोज करो मैं सिमेट्रिकल होता तो इसका एरिया निकाल के इसका डबल कर देता, मगर इस बार ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि ये दोनों एरिया इक्वल नहीं होने वाले, तो लाइन कोई पैरेलल नहीं है, ये एरिया अलग होगा, देखने में सब पता चल रहा है। चलिए खैर, तो यहाँ तक तो बात शायद समझ में आ गई होगी कि हमें ये वाला एरिया निकालना है जो मैंने ब्लू पेन से शेडेड कर रहा हूँ। अब बात आ रही है कि एरिया निकलेगा कैसे।
तो इसके लिए पहले हम 2 लाइन यहाँ पर मैं ऐसी प्लॉट करने वाला हूँ, है ना, 2 लाइन प्लॉट करने वाला हूँ। इनके दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए। अब ये मेरे को सजेशन दो कि दो, क्योंकि अब देखो जो करने वाला हूँ बस वो उसके बाद तो फिर इंटीग्रल कर ही लोगे अपने आप, है ना, उसमें कोई खास बात नहीं है। बात आ रही है इस फिगर को समझना और लॉजिक को समझना। ये 2 पॉइंट हमें निकालने हैं। हाँ जी, बताएंगे यार आरव कि 2 पॉइंट कैसे निकलेंगे ये दोनों? क्या है सर? ये जो 2 पॉइंट मेरे को चाहिए, है ना, तभी तो मैं रूफ, भाई कहाँ से कहाँ तक रूफ चलेगी? यहाँ से यहाँ तक रूफ चलेगी किसकी? लाइन की। सर ये लाइन का मिड पॉइंट निकाल के उसको नीचे लिख लेंगे। नहीं 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 नहीं, ये तो क्या कोई सजेशन, मतलब बहुत सही नहीं लगा आपका। हाँ ये आरव, आप कोई सजेशन देंगे कि मैं ये 2 एक्स कोऑर्डिनेट निकालना मेरा पहला प्रायोरिटी है ना? जब तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ से यहाँ तक रूफ ले रहा हूँ लाइन की, तो वो ये वाला एरिया निकालेगी। फिर यहाँ से यहाँ तक सर हम रूफ वो ले रहा हूँ। पैराबोला इक्वल टू लाइन कर देंगे ना, हाँ मतलब यानी कि एक तरीके से इन दोनों को हम सॉल्व कर इक्वल देंगे। कर देंगे, फिर सर इक्वल 2 कर, वैल्यूज आएगी उससे बिल्कुल कर सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मगर यहाँ एकदम इक्वल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ 4 बाई है, यहाँ 2 बाई है, सर तो इंटू मैं, 2 कर देंगे इसे। हाँ बिल्कुल ठीक सही कहा आपने एकदम, कि 4 बाई को लिख दिया मैंने 2 × 2 बाई, और यहाँ लिख दिया मैंने 3x², और 2 बाई को उठा करके मैंने यहाँ पर अब मैं पुट कर दूंगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, कोई नई चीज नहीं कर रहा, कोई नया लॉजिक नहीं है। सब्स्टिट्यूशन से यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके मैं x की वैल्यू को निकाल रहा हूँ। मुझे x की वैल्यू की जरूरत है तो मैंने y को एलिमिनेट कर दिया, यानी y को एडजस्ट कर दिया। तो 2y की वैल्यू उठा करके यहाँ लगाई, 2, और 2y की वैल्यू कितनी हो गई? 3x प्लस का 12 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3x²। 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है ना, क्वेश्चन को इजी कर रहा हूँ, और 3 जब भी कॉमन लो इंटू लगा देना, वरना थोड़ी देर में 23 बन जाएगा, नहीं तो ये गलती भी बहुत होती है। तो x प्लस 4, और यहाँ से कितना हो गया? 3x², और 3 से 3 को मैंने काट दिया। मेरे को दिखाई पड़ा था कि 3 कैंसिल हो रहा है, तो मैं अननेसेसरी क्वाड्रेटिक को क्यों मुश्किल बनाऊं अपने लिए, है ना? तो यहाँ से कितना हो गया? 2x प्लस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू कितना हो गया? x² को क्वाड्रेटिक में हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अभी विशेष कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? क्लियर है आपको भी? हाँ जी और क्लियर है? तो अब ये बताइए मिडिल टर्म स्प्लिट क्या हो गई इसकी, है ना? क्या मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा? सर -4x + 2x। बिल्कुल सही, -4 और 2, और ये क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई -8 ही आना चाहिए। कुछ और आ रहा है, +8 आ रहा है, तो यानी कि वो आगे जाके क्वेश्चन फंस जाएगा, आपसे गलत हो जाएगा, है ना? ये भी ध्यान रखना। तो x² माइनस का 4x, है ना, प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस का 2, यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। x की वैल्यू या तो -2 होगी या +4 होगी। हाँ ये जरा थोड़ा कॉमन सेंस से तब बताइए। -2 वाला पहले हो जाएगा, फिर 4 हो बिल्कुल ठीक, जाएगा। -2 वाला पहला होगा और +4 वाली चीज बाद में होगी, है ना? जहाँ तक मेरा जो अपना है ना वो है कि स्नेहा और आरव को तो आदत है इस तरह से घर पे बैठ के, है ना, 11th में हम बहुत पढ़े हैं, इस तरह से ही पढ़े हैं मोस्टली 11th में। तो विशेष आपको कंफर्टेबल है, समझ में आ रहा है? हाँ जी है ना, कि ये तो एक हैबिचुअल हो जाते हैं ना इस तरह से पढ़ने का भी। तो ये यहाँ से देखेंगे हम, -2 से लेके 4 लाइन, लाइन का जब मैं लूंगा ना, तो वो एरिया यहाँ तक का पूरा निकाल देगा। मगर मगर मेरे को तो एरिया ये वाला चाहिए। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर ये लिमिट अंदर है तो पैराबोला से अंदर का एरिया निकलेगा, अगर ये लिमिट बाहर है तो ये पैराबोला की जो बाउंड्री है इससे बाहर का एरिया निकलेगा। एरिया बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है ना? ये लॉजिक है, लॉजिक है। सर लाइन की रूफ माइनस पैराबोला की रूफ। बिल्कुल ठीक है ना, समझने देखो ये इसको क्यों शेडेड करके बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैं लाइन से लूंगा तो पूरा एरिया निकलेगा, मगर मेरे तो एरिया ये ब्लू वाला पोर्शन चाहिए, तो मैंने इसको फिर ब्लैक वाले कलर से थोड़ा सा शेडेड कर दिया, क्योंकि -2 से 4 पैराबोला की रूफ लूंगा तो वो ये वाला एरिया निकाल देगा एक साथ, और पहले वाले एरिया में से जब ये वाला एरिया माइनस होगा तो ये वाला एरिया यानी कि जो शेडेड पोर्शन है ब्लू कलर से, वो मेरा फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो उसको मैं लिख करके यहाँ पर आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे फिर, क्योंकि बहुत ईजी है इंटीग्रल में करूँ, बहुत ही ज्यादा इजी लेवल का है, सिंपल इंटीग्रल है। -2 से लेके 4 y dx, क्योंकि लिमिट x एक्सिस पे है,
और फिर -2 से लेके 4 y dx। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले रूफ किसकी करेगी, लाइन की काम करेगी, और फिर यहाँ पे रूफ काम करेगी हमारी पैराबोला की। -2 से लेके 4 लाइन की y की वैल्यू जब एडजस्ट होगी तो यहाँ अपॉन 2 है ना, और -2 से लेके 4 पैराबोला की जब हम बात करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3x² बाई 4 और यहाँ से dx है ना। अब शायद सर ये लॉजिकली, लिमिट 4 कैसे आई? अच्छा लिमिट 4 कैसे आई, -2 से 4 जो y वाली लिमिट कह रहे हो ना, यस सर। वो फिगर से समझो यार। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक लिमिट चलेगी। यहाँ देखो इसको यस थोड़ा सर। और थोड़ा समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। -2 से लेके 4 लाइन, तो ये वाला एरिया निकाल देगा। फिर -2 से लेके 4 पैराबोला, फिर वो ये वाला एरिया निकाल देगा। शायद समझ आ रही है -2 से 4 लिमिट क्यों आई। सर 4 मतलब आपने कैसे निकाला था? अच्छा 4 कैसे निकाला, वो यहाँ देखो, ये 2 पॉइंट निकल के आए थे -2 और 4, ओके सर, समझ में आ है गया। ना। -2 हो गया क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है, ये +4 हो गया क्योंकि ओरिजिन से ये राइट साइड में है। तो ये बात शायद और अच्छे से क्लियर हुई होगी। मैं इसको यहाँ से होमवर्क में डालना हूँ। ये इंटीग्रल है, बहुत आसान से कर लोगे। 2 को बाहर रखोगे, 3x का इंटीग्रल x² बाई 2 प्लस का 12x, 3/4 को बाहर रखोगे, x² का इंटीग्रल x³ बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और दैट्स ऑल, आंसर आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, मैं छोड़ रहा हूँ इनसे, कुछ डिस्कस नहीं करना कहीं पर भी, विशेष आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। नो सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। और ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कहीं भी आंसर मैच नहीं करे, कोई भी दिक्कत है तुरंत बता देना, अलग से डिस्कस कर लेंगे। जैसे 12:30 सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी या पहले भी कभी बता दो, कोई बात नहीं, पहले से ही बाद में से क्या फर्क पड़ता है ना। आपकी जो भी डिफिकल्टीज होगी पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं स्मॉलर रीजन निकालना है इलिप्स, यानी कि x² अपॉन 9 प्लस का y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। फिर लाइन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। ये आपने समझ लिया। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देख पा रहे हो, या यहाँ पर आप देख सकते हो कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यानी कि इन दोनों क्वेश्चनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों क्वेश्चन लॉजिक वाइज बिल्कुल एक जैसे हैं। बस यहाँ a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन 8 और 9 बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ 8 क्वेश्चन को पूरा करा देता हूँ, आंसर मैच करा देते हैं एक बार आप लिए इसका 8 का, और 9th वाले क्वेश्चन को मैं पूरा आपके लिए होमवर्क में डाल दूंगा, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, अगर सपोज करो y² अपॉन 9 ही हो जाता, मान के चलो y²अपॉन 9 हो जाता, तो क्या फिर भी ये इलिप्स ही रहता क्या? नो सर। नो सर, ये नो सर्कल सर। है। हाँ ध्यान रखना, अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, आपका एक सर्कल बन जाता है ना। ये जो फिगर है हमारी, वो एक इलिप्स की है, और ये हमारे पास ये किसकी फिगर है, ये किसकी क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन किसकी लाइन। है? लाइन की है। लाइन है ना, ये लाइन की क्वेश्चन है ना। इलिप्स मतलब ओवल शेप, और अगर सिंपल भाषा में कहें तो अंडाकार शेप है ना। अंडाकार शेप भी अंडे को जैसे कहते हैं, दो तरीके से रखा जा सकता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अंडा ऐसे भी रखाया जा सकता है, और अंडे को ऐसे भी रखा जा सकता है। और अगर फिगर के अकॉर्डिंग बताऊं कि अंडे को सपोज करो मैंने ऐसे रख दिया, और या फिर अंडे को मैंने ऐसे रख दिया, यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलिप्स दो तरीके से पढ़ाए जाते हैं। होने को तो इलिप्स ऐसा भी तो हो सकता है, मगर ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते हैं ना, ये अलग केस हो जाते हैं। जब हम कुछ क्वेश्चन आपको अपने असाइनमेंट से अलग से कराए भी, तो कोई डिस्कस भी किए तो उनको कैसे करते हैं। फिलहाल हम ये दो तरह के इलिप्स की बात करते हैं। अब आप बताएंगे कि इस इक्वेशन को देखते हुए बता सकते हो कि कौन सा वाला इलिप्स है, पहला वाला इलिप्स है या दूसरा वाला इलिप्स है। भाई छवि कुछ याद है आपको? अब थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपने। यस सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। हाँ दिखा भी है ना, तो रिकॉर्डिंग वैसे लगा रखी है ना। कोई भी दिक्कत है तो 12:30 बता देना, मैं है ना आपकी क्लास कंटिन्यू करूंगा, कोई भी दिक्कत है ना। तो अभी तो मैं ये सर क्वेश्चन आप आगे कंटिन्यू
करा रहे हो या फिर डाउट बता रहे हो? नहीं, ये तो आगे कंटिन्यू करा रहा हूँ, है ना। अगर कोई भी अच्छा, आपके ठीक। डाउट्स हो ना, पीछे का कोई क्वेश्चन हो या कहीं भी कोई दिक्कत है, तो 12:30 के बाद आपके डाउट्स ले लूंगा फिर मैं आपके, है ना, क्योंकि इसलिए सर हमारी मेरे क्लास को वो बता देना, वो जो रह गई थी एक्सरसाइज डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट की, ठीक ठीक, है ना। तो 12:30 के बाद मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो ले लेंगे फिर, है ना, क्योंकि दूसरी क्लास मेरी 1 बजे है, तो आपके डाउट्स आराम से क्लियर हो जाएंगे उसके बीच में। तो ये हमारा इलिप्स है, और इलिप्स भी कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे वैल्यू बड़ी है, वाई स्क्वायर के नीचे वैल्यू छोटी है, तो इलिप्स हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाला। अब देखो आपको कितना 11th का याद है, उसको 11th की देखो थोड़ी बेसिक नॉलेज तो पता होनी ही चाहिए, है ना। ये इलिप्स, और मैंने ध्यान कोनिक सेक्शन के नोट्स भी आपको शेयर किए थे, तो वहां आप देख सकते हो सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं, पूरा कंपेयर करके एक एक चीज लिख रखी है। पहले हम आते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये क्या होता है, इलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3, और बी की वैल्यू क्या हो गई, बी का स्क्वायर होता है, तो बी क्या हो गया यहाँ पर 2। अब बात आ रही है देखो थोड़ा 11th की नॉलेज की, इसको कहते हैं सेंटर। हाँ, ये सेंटर क्या होगा इस इलिप्स का, 0,0। हाँ, सेंटर इसके ओरिजिन है 0,0। इसको वर्टिसेस कहते हैं, वर्टिसेस 2 है इसके, ये दोनों पॉइंट को भी वर्टिसेस कहते हैं, इन दोनों पॉइंट को भी सर वर्टिसेस। मेजर एक्सिस और माइनर हाँ, एक्सिस, ये मेजर एक्सिस के हैं और ये 2A माइनर और एक्सिस। 2B। सपोज करो मैं मेजर एक्सिस के ले रहा हूँ, तो ये कोऑर्डिनेट मालूम है क्या होते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A,0, A,0 माइनस A,0। 0। अब ए कितना है इसमें 3, तो मैंने तो इसे समझाने के लिए लिखा है A,0, बट ए की वैल्यू 3 है, तो मैं एक्चुअल स्थिति क्या लिखूंगा 3,0, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा -3,0, है ना। ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,b यानी कि 0,2, ये वाला पॉइंट होगा आपका 0,-2। अब बात आ रही है लाइन की, है ना। अब आता रही है इसमें लाइन का लॉजिक चलेगा। लाइन का लॉजिक है x/3 + y/2 = 1। अब लाइन कैसे जाएगी उस पर फोकस करेंगे। जो लाइन है हमारे पास वो है x/3 + y/2 = 1। हाँ, ये अगर हम बात करें कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगर x के लिए 0 पुट करता हूँ 2। इसमें, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास 3। तो एक है पॉइंट इसका 3,0, तो 3,0 तो ये वाला पॉइंट है, आप देख सकते हो 3,0 ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास 0,2 है, तो यानी कि लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर के जाने वाली है। ज्यादा इसमें टेंशन नहीं होना चाहिए, साफ पता चल रहा है लाइन हमारी इस तरीके से जाने वाली है। हाँ, ये विशेष कोई कंफ्यूजन तो नहीं, पहले लाइन जो प्लॉट करी है मैंने। नो सर। अब बात आ रही है इनके स्मॉलर पार्ट है। अब तो साफ साफ कॉमन सेंस से हमारा काम कर रहा है कि स्मॉलर पार्ट यानी कि जो बाउंडेड एरिया है वो हमारे पास ये वाला होने वाला है। ये बाउंडेड एरिया हमें निकालना है, एलिप्स और लाइन का बाउंडेड एरिया। तो ये लॉजिक तो क्लियर हो गया कि हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब बात आ रही है कि एरिया निकालना कैसे है। इसमें देखो आप एक्स एक्सिस वाला लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसमें चाहो तो वाई एक्सिस का लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज करो एक्स एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे हो तो लिमिट क्या होंगी 0 से लेके 3 वाई डी एक्स इलिप्स माइनस लाइन, या फिर अगर 0 से लेके 2, मगर ध्यान रखना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा उस समय। ऐसा नहीं कर देना कि 0 से लेके 2 और फिर वाई डी एक्स कर दो, फिर 0 से लेके 2 है तो फॉर्मूला होगा एक्स डी वाई, ये इलिप्स माइनस लाइन। तो मैं एक्स एक्सिस वाले लॉजिक से समझा रहा हूँ, ये बात शायद और अच्छे से सामने आएगी आपके। अब 0 से लेके 3 वाई डी एक्स माइनस 0 से लेके 3 वाई डी एक्स। पहले जो रूफ लूंगा वो लूंगा यहाँ पर मैं किसके, इलिप्स के। दूसरे केस में जो रूफ लूंगा वो लूंगा मैं लाइन की। तो पहले 0 से लेके 3 वाई डी एक्स इलिप्स, ध्यान रखना वो ये वाला एरिया निकालेगा, वो ये वाला एरिया निकालेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मगर मुझे तो सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, तो मैं इस वाले एरिया को क्या करूंगा यहाँ से माइनस कर दूंगा। इस वाले एरिया को जब हटाऊंगा तो ये वाला फाइनल एरिया मेरे पास बच जाएगा। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से शेड करता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये वाला मैंने ब्लैक से कर दिया, और जो फाइनल है एरिया
जो मेरे को निकालना है उसको मैंने और अच्छे से थोड़ा सा ब्लू से भी शेडेड कर दिया। ये बात क्लियर है मेरी बात? ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें जरा भी? अब तो यहाँ से आ गया 0 से लेके 3। ये जो y है एडजस्ट होना है किसकी हेल्प से? इलिप्स की हेल्प से। अब देखो इलिप्स से कैसे एडजस्ट होगा, है ना भाई? भाई बता सकते हो कैसे एडजस्ट करके निकालने वाला हूँ भाई यहाँ से? सर इसको सॉल्व करके 4x सर इसको स्क्वायर सॉल्व कर देंगे ना, फिर वाई बिल्कुल स्क्वायर सही, इक्वल वाई टू स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 9। अगर मेरे को वाई चाहिए तो वाई की वैल्यू क्या हो गई 2/3 अंडर रूट 9। 9 का मतलब कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 2/3 अंडर रूट के अंदर कितना हो गया यहाँ से 3 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dx माइनस 0 से लेके 3। लाइन 9 की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है हमें 9 की हेल्प से। तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, कैसे निकलेगी y/2 1 माइनस x/3 y/2। यहाँ से कितना हो जाएगा 3 माइनस x/3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 और ब्रैकेट में 3 माइनस x। तो यहाँ से 2/3 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर और यहाँ से लिख दिया मैंने 3 माइनस x और dx। इस लाइन को मैं, है ना, इस लाइन को अगले पेज पे लिख रहा हूँ जिससे आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। और जैसे मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ इस क्वेश्चन को पूरा कर देता हूँ। 9th वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सेम लॉजिक है, उसको हम छोड़ देंगे आपके लिए। मतलब एक बार ट्राई करेंगे आप, है ना। 2/3 यहाँ बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है कि बस उसमें 9 और 4 है, उसमें a और b है, कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पर कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx तो है ही माइनस 2/3। लिमिट कितनी है हमारी 0 से लेके 3 और फिर यहाँ पर है 3 माइनस एक्स और यहाँ से dx, है ना। हाँ जी, इसका इंटीग्रल तो खैर कर ही लोगे, मगर इसका इंटीग्रल में एक फॉर्मूला लग रहा है जो हम कहते थे आपसे कि जो 7.7 एक्सरसाइज है सही है, इसको स्क्वायर हमने, माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बताइए जरा जल्दी से क्या होता है। x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। हाँ जी, आर वर्स विशेष याद है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2x अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर पॉजिटिव है a स्क्वायर बाई 2 और फिर पीछे वाला फॉर्मूला यानी कि अंडर के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। ये इनको एक लर्न करने का हमने एक तरीका भी बताया था कि जिससे कि आप आसानी से लर्न कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को पूरा करने का टारगेट ही है। तो मैं इसका एरिया निकालूंगा फिर इसका एरिया निकालूंगा, यानी इसको फर्स्ट डाल दिया इसको सेकंड डाल दिया, फर्स्ट में से सेकंड को मैं माइनस कर दूंगा। तो पहले फर्स्ट का एरिया अलग से निकाल लेता हूँ। कई बार अगर आपका सपोज करो पेज छोटा पड़ रहा है तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 है ना, वो तो कांस्टेंट होने की वजह से बाहर रह जाएगा। 1/2x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और लिमिट हो गई आपकी 0 से लेके 3। 2/3 स्क्वायर ब्रैकेट है। पहले वैल्यू क्या लगेगी 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ये क्या हो गया एक तरीके से 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 यानी कि साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 कितना हो गया π/2। बहुत ध्यान रख के चलना, स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि 2/3 पूरे के बाहर है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स अपर लिमिट लग गई है माइनस फिर कर्ली ब्रैकेट्स लोअर लिमिट लगेगी। अरे 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है और 0/3 0 हो जाएगा और साइन वर्स 0 भी 0 होता है, यानी कि ये लोअर लिमिट हमारी 0 हो गई। यानी कि आंसर क्या बनेगा हमारे पास 2/3 9 पाई बाई कितना हो गया 4, 2 से 4 2 और 3 से कितना हो गया 3, यानी कि आंसर कितना हो गया हमारे पास 3π/2। पहले पार्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है। सेकंड पार्ट का मैं आंसर यहाँ से निकाल रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। माइनस करना है तो माइनस को मैं साइड में रखूंगा, तो माइनस को यहाँ नहीं लिखूंगा। 2/3 और 3dx का इंटीग्रल कितना हो गया 3x और x का इंटीग्रल कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गई आपकी 0 से लेके 3, यानी कि 2/3 तो बाहर है ही, लोअर लिमिट लगाऊंगा नहीं क्योंकि 0 है, 0 0 हो जाएगा दोनों। 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2
यानी कि 2/3, 18 माइनस 9 यानी कि 9/2, 2 से 2 खत्म, यहाँ से 3 खत्म, तो आंसर आ गया इसका 3। और फर्स्ट माइनस सेकेंड यानी कि क्या करना था मेरे को, 3π/2 माइनस 3, और ये मेरा आंसर इस तरह से होना चाहिए। एक बार मैं आंसर को यहीं पर ही, मेरे पास बुक भी है, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। 8 मिसलेनियस की हम बात करें 8 की, सर और यही है। क्वेश्चन सही है। चलिए आंसर ये क्या है, चेक ही हो गया, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ से इन्होंने 3 को बाहर ले लिया, तो π/2 माइनस 1 एलसीएम ले लिया, 3 ब्रैकेट में π-2/2 इन्होंने ऐसे करके लिख रखा है, या ये लिख दो या ये लिख दो, बात तो सारी एक ही है, आंसर बिल्कुल सही है। और लास्ट में लिख देंगे वो छोटा सा स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर करके लिखा जाता है, यानी कि आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। हाँ जी विशेष, या कहीं कंफ्यूजन तो नहीं कोई इसमें? अगर इसमें कंफ्यूजन है तो इसको डिस्कस दोबारा करेंगे, और अगले क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ छोड़ दिया जाए एक बार, है ना, सेम लॉजिक है, बिल्कुल सेम है। नो सर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को लेके बड़ा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन नंबर 10 को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे कहूँ ये मेरी बुक थोड़ी पुरानी है, इसमें आंसर दे रखा है 9/2, और उसे मैंने काट के लिखा हुआ है 5/6। एक बार आप देखेंगे आपकी बुक में आंसर क्या लिखा हुआ है, एक बार चेक करेंगे। मगर मुझे लग रहा है कि नई बुक में करेक्शन हो गया था, 5/6 कर दिया था। एक बार फिर भी आप चेक सर करिएगा। 5/6 है। हाँ वही कह रहा हूँ, नई बुक में करेक्शन हो गया था। यहाँ आंसर लिख दिया था इन्होंने 9/2, और सही इसका आंसर है 5/6। आंसर दोनों ही आ सकते हैं, मगर वो लॉजिकली 9/2 गलत आंसर है। मैं अब इसको डिस्कस भी करूंगा कि 9/2 होता है, आपकी बुक में भी शायद लिखा हो, पुरानी बुक में नहीं करेक्शन हो पाया हो, तो आंसर आ सकता है 9/2, ऐसा नहीं 9/2 आंसर नहीं आएगा, मगर वो लॉजिकली गलत है। कैसे 9/2 आता है, कैसे 5/6 आता है, पर सही आंसर 5/6 तो डेफिनेटली आते हैं। हम 5/6 वाले तरीके से ही करेंगे। मैं इसको दोनों तरह से एक बार आपके से लॉजिकली डिस्कस भी करूंगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज्ड। एंक्लोज में कह रहे हैं हमसे x² इज इक्वल टू वाई, और फिर है y इज इक्वल टू में x+2, और x एक्सिस। देखिए ये जो x एक्सिस है ना, यही आंसर में फर्क डालता है। अगर x एक्सिस का इस्तेमाल नहीं दिया होता तो आंसर क्या सही है आपका, 9/2 सही है, मगर इन्होंने x एक्सिस की कंडीशन लगा दी, तो सही आंसर अब 5/6 हो गया। कैसे x एक्सिस का रोल काम करता है इसमें, मैं एक बार फिगर से इसको समझाऊंगा कि कैसे आंसर दूसरा वाला यानी कि जो 9/2 भी आ सकता है, और कैसे आंसर इसका 5/6 बनता है। सही आंसर 5/6 है। बात आ रही है पैराबोला। पैराबोला क्या है, x² इज इक्वल टू वाई, तो डेफिनेटली आप ये पूछने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो पैराबोला है और ऊपर वाला है। y इज इक्वल टू x+2, तो जब x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि सपोज करो ये वाला पॉइंट हमारा 0,2 है। जब x की वैल्यू 0 लगाई तो y की वैल्यू 2 हो गई, और जब मैंने y की वैल्यू 0 लगाई तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी -2। ये पॉइंट हो गया आपका -2,0, और अगर मैं इसका ग्राफ मतलब लॉजिकली प्लॉट करूं तो इस तरह से इसकी लाइन जाने वाली है। पहले इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी भी को भी? हाँ जी, अब आप बताओ जरा, अपना सजेशन दीजिए कि एरिया कौन सा चाहिए। एक मैंने ये वाला पोर्शन शेडेड कर दिया, एक मैंने ये वाला पोर्शन शेडेड कर दिया, और दो अलग अलग कलर से करे हैं, है ना। ये वाला एरिया मैंने ब्लैक कलर से किया है, ये वाला एरिया मैंने ब्लू कलर से शेडेड किया है। सर मेरे ब्लू को वाला। हाँ ब्लू वाला, अगर आपने ये ब्लैक वाला एरिया निकाला ना तो आपका आंसर आ जाएगा 9/2। 9/2 आंसर आता है, मगर वो इस वाले आंसर से आता है, मगर इन्होंने x एक्सिस की कंडीशन लगा दी है, तो इसमें x एक्सिस का रोल तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ ना। ये तो लाइन और पैराबोला से बाउंडेड एरिया है। अगर हम लाइन, पैराबोला और x एक्सिस की बात करें ना, तो एरिया ये वाला है। ध्यान रखना, ये मैंने शेडेड किया आपको सिर्फ समझाने के लिए, मगर मैं इसका एरिया नहीं निकालने वाला, क्योंकि इसमें x एक्सिस का कोई रोल ही नहीं है। ये गलत आंसर है, जो कि 9/2 है, बुक में दे भी रखा है ये आंसर, मगर वो गलत आंसर है। हाँ जी, पहले ये बात थोड़ी समझ आ रही है मेरी कि ध्यान रखना दोनों तरीके से आ सकता है ना। ये डिपेंड कर जाता है क्वेश्चन के ऊपर, ये कौन सी कंडीशन लगा रखी है।
सिर्फ ये कहें लाइन पैराबोला तो यही आंसर निकलेगा, 9/2 आंसर आएगा। लाइन पैराबोला और एक्स एक्सिस फिर ये वाला एरिया निकलेगा, और इन्होंने एक्स एक्सिस की कंडीशन लगा रखी है तो हम डेफिनेटली बात है ये वाला एरिया निकालने वाले हैं। अब बात आ रही है कि ये वाला एरिया निकलेगा कैसे। हाँ छवि कोई सजेशन दे सकते हो आप कि ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला ब्लू वाला पोर्शन? सर लाइन का रूफ लगा के माइनस पैराबोला। देखिए थोड़ा सा गलत सजेशन है, जरा समझना कि होगा क्या इसमें। ये पॉइंट देखो मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया, यहाँ से पॉइंट के लिए मैंने क्या करा, एक लाइन यहाँ प्लॉट कर दी मैंने इस तरह से। अब मालूम है इसमें क्या होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक जो रूफ है वो लाइन की काम करेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक रूफ काम करेगी किसकी, पैराबोला की, और कोई माइनस नहीं होगा इसमें। ये वाला एरिया सर में लाइन प्लस पैराबोला हो गया। हाँ लाइन प्लस पैराबोला एरिया इसमें ऐड सर हम होंगे, वो वाला क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो लाइन यहाँ से कट गई, मतलब लाइन जो है ना रूफ, इस पॉइंट से रूफ चेंज हो गई, इस पॉइंट से क्या हो गया, हमारी रूफ ही चेंज हो गई, क्योंकि ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है और रूफ यहाँ पर इस पॉइंट पे चेंज हो गई है। यहाँ पर ये वाली लाइन का रूफ काम करेगी नहीं, क्योंकि हमें तो ये वाला एरिया चाहिए। अब इस पॉइंट के बाद रूफ कौन सी काम कर रही है, पैराबोला की रूफ काम कर रही है। ये बात शायद फिगर से थोड़ा समझ पा रहे हो नहीं? इस पॉइंट से क्या हो गया, रूफ चेंज हो गई है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे, जरा खुद थोड़ा सा इसको छुपा के थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक रूफ किसकी है, रूफ मतलब छत जो चल रही है लाइन की चल रही है। मगर जब यहाँ से यहाँ तक की बात करूंगा ना, अब लाइन का कोई रोल नहीं है, लाइन तो ऊपर चली गई। अब रूफ लाइन की काम नहीं करेगी, अब जो रूफ काम करेगी वो किसकी करेगी, पैराबोला की काम करेगी। तो उससे ये वाला एरिया निकलेगा छोटा सा, और दोनों एरिया जब जुड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बात कहीं कंफ्यूजन तो नहीं कर रहा, किसी को भी पूछना तो नहीं है? आरव, विशेष, नो सर। छवि, थोड़ा सा इसमें देखो दिमाग का गेम है, हल्का सा समझना होगा, बहुत जल्दीबाजी में करा तो गलत हो जाएगा आंसर आपका, है ना? अब बात आ रही है कि ये वाला पॉइंट तो क्या है, -2 है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा सर कहलाएगा हमारा? 0,0 जीरो है ना, तो ये तो पॉइंट निकालने की बात ही नहीं है। अब बात आ रही है कि ये वाला पॉइंट भी तो चाहिए हमें कि जिस पर रूफ चेंज हो रही है, वो पॉइंट भी तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर रूफ हमारी चेंज हो रही है। अब ये वाला पॉइंट भी हमें चाहिए। अब ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये आप जानते हो बहुत अच्छे से, सर बता सकते लाइन हो। और पैराबोला को इक्वेट कर बिल्कुल दीजिए, सही, लाइन और और फिर जो पैराबोला को नेगेटिव सॉल्व वैल्यू करेंगे आएगी और वो उसका बन जो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर आ जाएगा। सर जो सपोज नेगेटिव करो वैल्यू एक्स की आएगी दो वो वैल्यू जाएगा। आती हैं तो हम नेगेटिव वाली इस्तेमाल करेंगे। ये फिगर से बड़ा कॉमन सेंस से साफ पता चल रहा है कि हम जीरो से लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे। सपोज करो पॉजिटिव आती है तो हमारे लिए ओमिटेड होगी, हमारे लिए उसका कोई काम नहीं है, कि हमें पॉइंट चाहिए ओरिजिन से पहले, क्योंकि -2 और 0 के बीच में वो पॉइंट लाई करेगा। चलिए खैर बात सारी समझ में आ गई होगी फिगर से। मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, और y की वैल्यू क्या लगा दी मैंने यहाँ पर, x+2। यहाँ से कितना हो गया, x² - x -2 बराबर 0। आइए बताएंगे यार इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होने वाली है। सर -2x + x। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है ना। -x जो आएगा वो किससे आएगा, -2x + x -2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x -2 प्लस का 1, यहाँ से x -2 बराबर 0, यहाँ से x -2 और x + 1 बराबर 0। x की वैल्यू या तो -1 होगी या x की वैल्यू 2 होगी। जैसे मेरे को अंदाजा लग रहा था क्वाड्रेटिक है तो दो इक्वेशन, दो वैल्यू निकल के आएंगी, मगर कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करूंगा मैं, -2 से और 0 के बीच वाली। कौन सी वैल्यू इसमें जो -2 और 0 के बीच में लाई कर रही है, मतलब बीच में सर मतलब कहीं पर भी हो -1 सकती है ना, कहीं बीच का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिड पॉइंट ही हो, वो चांस की बात है कि ये मिड पॉइंट आ रहा है, मगर ऐसा कोई मिड पॉइंट का रोल नहीं है मेरे लिए, है ना। इसके बीच की वैल्यू क्या है, -1 है। 2 का मेरे लिए कोई रोल नहीं है। अच्छा बता सकते हो 2 कौन सा पॉइंट रहा होगा, 2 रहा होगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये लाइन और पैराबोला को सॉल्व करने से निकला है, तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, 2। और इसलिए मेरा इसका कोई रोल नहीं है, मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए लिख दिया यहाँ समझाने के लिए कि 2 ये वाला पॉइंट रहा होगा, बट इसका कोई मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला। अब बात आ रही है, यहाँ विशेष ध्यान रखना, मैं इसलिए लाइन इसको बार बार थोड़ा डार्क करके समझाना चाहता हूँ कि -2 से -1 है ना, यहाँ से कितना हो गया, -2 से -1 y dx प्लस
-1 से लेके 0 y dx का सवाल करा क्योंकि लिमिट x एक्सिस पे काम कर रही है। हाँ जी बताएंगे जरा देखते हुए फिगर को, -2 से -1 कौन सी रूप काम करेगी हमारी? सर लाइन की। हाँ, पहले जो रूप काम करेगी वो हमारी लाइन की काम करेगी, और -1 से लेके 0 तक जो रूप काम करेगी वो हमारी वो सर पैराबोला। पैराबोला। है ना। अब मैं इसको बस यहीं लिख करके आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इंटीग्रल आप बहुत आसान है, करेंगे, कोई भी दिक्कत है तुरंत आप मेरे को बताएंगे, मैं तुरंत उसको फिर पूरा कंप्लीट कर दूंगा, बहुत आसान है। +-1 से लेके 0 y की वैल्यू पैराबोला से एडजस्ट हो गई, यानी कि x² dx। एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट आप कर लोगे। x का इंटीग्रल, हाँ छवि बताओगे x का इंटीग्रल क्या बनेगा? सर x की पावर 2/2। बिल्कुल सही, 2 का इंटीग्रल 2dx। 2dx का इंटीग्रल क्या होगा? सर 2dx का 2x। बिल्कुल सही है ना। 2 को बाहर रखेंगे, एक आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा था, मगर आपने सही जवाब दिया। 2 को बाहर रखेंगे, dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, है ना? सही कह रहे हो। और x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर दिखाई दे जाएगा। तो बहुत ईजी है, ये आप कर लोगे। कोई दिक्कत है, आंसर नहीं मैच कर रहा, कोई भी दिक्कत हो तुरंत डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आता है अब 11। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। पेज नंबर है आपका 375। इसके साथ ही ये वाला पेज हमारा मतलब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेज का। कुछ क्वेश्चन और कराने हैं आपको, तो बहुत ज़्यादा इसमें समझो आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्लास में सपोज करो आधा घंटा और लगेगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारी ये चैप्टर AOI खत्म होने वाला है। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल को रिवाइज करते रहिए। इंटीग्रल में कोई दिक्कत है बताइए ना, इंटीग्रल का भी हम अब नॉर्मल जो क्लास है उसमें एक्चुअली टेस्ट थोड़ा नहीं रख सकते थे क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है हमारे लिए। मतलब हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी कोर्स अब आपका कंप्लीट हो, तो हम टेस्ट जो है संडे को रखेंगे या किसी नॉर्मल क्लास में नहीं रखेंगे अब टेस्ट, है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है। ये महीना जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइम का हम एक एक मिनट का यूज़ करेंगे, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत जल्दी आपको समझ में भी आएगा और खत्म भी होगा। अगर बट आपको रेगुलर रहना पड़ेगा बस। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। वेक्टर भी कोई खास ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3D थोड़ा-सा इस बार मुश्किल कर दिया है हल्का-सा, मतलब कंपेयर करेंगे अगर प्रीवियस क्लासों से, तो अब तक 3D बहुत आसान था। 11th में 3D बहुत आसान था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th-10th में आप पढ़ते हो वो भी बहुत आसान था, कोई दिमाग का गेम नहीं था अब तक, है ना। बट इस बार थोड़ा-सा इसको, जैसे स्ट्रेट लाइन में हम दिमाग लगाते थे ना, स्लोप वगैरह का यूज़ होता था, डायरेक्शन का यूज़ होता था, तो इस बार इक्वेशन निकलवाएँगे, मगर जो लाइन है आपकी ना, वो इस बार 3D है। 3D मतलब एक तरीके से लाइन हवा में चलेंगी। कोई एक्स एक्सिस पे चला, वाई एक्सिस पे चला, जेड एक्सिस पे भी चला, यानी कि जो लाइंस या प्लेन वगैरह जो भी वो चलेंगे, वो थोड़ा हवा में चलेंगे पॉइंट्स, यानी कि सपोज करिए 1, 2, 3, मैं यहाँ लिख तो दूंगा 1, 2, 3, मगर वो पेज पे नहीं होगा वो पॉइंट, वो एक्चुअली एक्स एक्सिस 1 चला होगा, वाई एक्सिस पर 2 चला होगा, जेड एक्सिस पर 3 चला होगा, यानी कि एक्चुअल वो स्थिति पॉइंट कहीं हवा में होगा। तो इमेजिन करना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छे समझना पड़ता है इस बार 3D को। और प्रोबेबिलिटी में भी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई खास नहीं है। तो वो एक ही चैप्टर है जो थोड़ा आपको हल्का-सा जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा ज़्यादा। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बहुत सर? ईज़ी लगेगा। हाँ जी, बोलिए जी। सर पिछले क्वेश्चन का डाउट है सर। पिछले क्वेश्चन मतलब 10th वाले का? सर 10th में सर हमने बड़ा वाला क्यों नहीं लिया, बट वो भी तो एक्स एक्सेस में ही तो है। अच्छा ये वाला कह रहे हो ना? हाँ जी सर। ठीक। हाँ, चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर ये कहता हमसे कि लाइन और पैराबोला के द्वारा बाउंडेड एरिया, तो क्या हम ये निकालते नहीं निकालते? हाँ जी सर। लाइन, पैराबोला और एक्स एक्सिस तीनों से बाउंडेड एरिया कौन सा है? गौर से समझना इस चीज को, है ना। ये खुद ही अपनी बात को अपने ही मन में रिपीट करोगे ना, तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। बाकी मैं आपको समझाऊंगा खैर पूरी तरह, जो भी आप कहोगे। लाइन, पैराबोला और एक्स एक्सिस, देखो इस वाले एरिया में एक्स एक्सिस का कोई रोल ही इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसा हो नहीं सकता कि लाइन और मैं कहूँ ये वाला एरिया भी निकालो, फिर पैराबोला को कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि पैराबोला के या तो अंदर का एरिया निकलेगा या बाहर का एरिया निकलेगा। ऐसा नहीं है कि वो बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है, फिर तो सारा लॉजिक ही फेल हो जाएगा हमारा। हम लॉजिक कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना। और मैंने, अब आप ये कह सकते हो कि ये वाला, अरे ये तो लाइन मैंने केवल एक प्लॉट करी थी समझाने के लिए, ये लाइन कोई है नहीं, ये तो सिर्फ मैंने 2 का पॉइंट होगा ऐसे उसको समझाने के लिए बनाई थी, तो ये वाला एरिया भी नहीं हो सकता।
क्योंकि ये तो अनबाउंडेड एरिया है भाई। इधर देखेंगे तो इस एरिया की कोई लिमिट ही नहीं है, ये तो आगे कितना भी चलता चलाएगा। ये तो सिर्फ 2 को समझाने के लिए मैंने एक लाइन प्लॉट करी थी बाद में, वो भी बाद में प्लॉट करी थी। बात थोड़ी क्लियर हुई मेरी? नहीं, तो सर एक्स एक्सिस मतलब हम लाइन को देखेंगे ना? एक्स एक्सिस मतलब ये वाली लाइन। एक्सिस क्या होती है हाँ सर, हमारी? एक्स एक्सिस वाली लाइन को। हाँ, एक्स एक्सिस लाइन। तो अब दोबारा समझ में आ रहा, ये लाइन, पैराबोला और एक्स एक्सिस। अब इसमें फिगर में अच्छे से ऑब्जर्व करो खुद ही, ये रहा। बताओ कौन सा एरिया है जो तीनों से घिरा हुआ हो? बाउंडेड मतलब घिरा हुआ, सीधी सी बात है। अगर हिंदी में अगर हम बात करें, बाउंडेड का मतलब क्या होगा? इन तीनों चीजों से घिरा हुआ एरिया। तो कौन सा एरिया तुम्हें दिखाई पड़ रहा है जो तीनों चीज से घिरा हुआ है, जिसमें एक्स एक्सिस का भी रोल हो रहा है, लाइन का भी इस्तेमाल हो रहा है और पैराबोला का भी इस्तेमाल हो रहा है? ये वाला दिखाई पड़ेगा, कोई और ऐसा है ही नहीं एरिया। हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी सर। चलो फिर तो आगे बढ़ सकते हैं ना। सर आप इसका आंसर निकलवा दीजिए, आंसर नहीं हो रहा। आंसर नहीं आ रहा, चलो ये लो, तो आंसर पूरा कंप्लीट करेंगे। बस यही थोड़ी चीज में इसका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2 थोड़ा छोटा लिखा हूँ, इसी पेज पे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, -2 से -1। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो गया? एक्स क्यूब बाई 3 -1 से लेके 0। ध्यान रखना, एरिया नेवर बी नेगेटिव। कभी भी ऐसी अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव आ रहा है ना, तो एरिया को पहले पॉजिटिव बना लेना तब प्लस करना। ऐसा मत कर देना कि यहाँ -3 आया उसमें ऐड कर दो। एरिया को पहले पॉजिटिव बनाएंगे फिर ऐड करेंगे। मगर इस पेज पे कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा, या यहाँ कर सकता हूँ, एक बार यहाँ कर लेता हूँ, है ना। इसको देखो -1 लगाते हैं, तो -1 कितना हो गया? 1/2 माइनस कितना हो गया? 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4/2 कितना हो गया? 2। और यहाँ से कितना हो गया? -4। ये पहला एरिया निकाला था ना, है ना। इसको दूसरे को बाद में करूंगा यार। यहाँ से कितना हो गया? माइनस का 3/2। ये कितना हो गया? -2 माइनस ऑलरेडी है प्लस का 2, 4 - 3 यानी कितना हो गया? 1/2। ये एरिया कितना हो गया हमारे पास? 1/2। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। तो 0/3 यानी कि 0 हो गया, है ना, -1 का क्यूब यानी कि माइनस का 1/3। ये तो अपना पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि टेंशन ही नहीं है। कभी वैसे एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए अगर कभी नेगेटिव आ रहा हो तो अब इसको पॉजिटिव बना देना। दोनों एरिया को ऐड करना है, 1/2 प्लस 1/3, तो आंसर कितना हो गया? 5/6। और अगर ध्यान हो तो मैंने आंसर चेक किया था, आंसर करेक्ट करके बताया था कि आंसर सही 5/6। आपकी बुक में भी कहते 5/6 ही है। हाँ जी स्नेहा, क्लियर है 5/6 आंसर? यस सर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 सर की। नेक्स्ट क्लास है तो फिर चलो फिर क्लास 11 को फिर नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देंगे ना। मैं भी सोच रहा था क्लास ही रखने का, मगर 12:30 हो चुके हैं, तो चलो कोई नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसको है बहुत इजी, मगर वही समझाना पड़ता है अच्छे से इसको भी, ये वाई के तरीके से। वैसे क्वेश्चन तो इसका बहुत आसान है। खैर कोई बात नहीं, वो तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, है ना। तो अब हम थैंक यू सर। जी, अब हम ले लेते हैं आपके डाउट्स, है ना। डाउट्स में पहले एक एक करके, छवि के तो है ही, छवि के लिए बुक लेके आता हूँ फर्स्ट वाली। इनको डिटरमिनेंट से कुछ प्रॉब्लम है, और बाकी और किसी के डाउट्स अगर सेकंड बुक से भी, जैसे मेरे पास सेकंड बुक ही है, तो छोटा मोटा डाउट्स तो पहले भी पूछ लो जरा, फिर इनके लिए मैं फर्स्ट बुक लेके आता हूँ छवि के लिए। और अब आपकी कोई दिक्कत है क्या विशेष? नो सर। चलिए छवि, फिर मैं एक बार बुक ले आऊँ, टाइम तो है ना आपके पास, कोई इश्यू तो नहीं आपके लिए टाइम का? हाँ सर कोई बात नहीं। चलो मैं ले आओ। बुक लेके आता हूँ बस, है ना, अभी बस से आया। मैं बस थोड़ा पानी भी पियाता हूँ और बुक लेके आता हूँ फर्स्ट वाली। तो इस सेकंड बुक को मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ, अभी आया तो। ये देखो आपके डाउट्स ही हैं, तो मैं क्लास सर को, अगर डाउट्स नहीं है तो लीव कर सकते हैं। हाँ फिर तो मतलब डिटरमिनेंट वगैरह इनको खुद ना, पहले इन्होंने नहीं किया होगा जो भी है इनको, उसमें डाउट डिटरमिनेंट को लेके सिंपल एनसीईआरटी से डाउट्स हैं, तो ऐसा कोई खास ऐसी बात है नहीं अलग से, तो देख सकते हैं फिर, तो हाँ लीव कर सकते हैं आप, कोई फायदा नहीं है ना, आपका टाइम, आपको लगेगा टाइम ही वेस्ट हो रहा है। चलिए मैं आता हूँ बस एक मिनट में।